नमस्कार दोस्तों, लर्निंग हम में आपका स्वागत है। मैं राधे अमन आपके चैनल लर्निंग हम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं घटना चक्र। घटना चक्र में हम लोगों ने पिछले टर्न पे या पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मौर्योत्तर काल को देखा था। मौर्योत्तर काल के सारे प्रश्नों को हमने सॉल्व करा दिया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था गुप्त और गुप्तोत्तर काल। तो हम क्या करेंगे, अब इसके प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, हमें क्या करना है इस चैप्टर में? ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें से क्या करना है, मुझे सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। हम कोशिश करेंगे 1 से 30, 30 से 60, या कोई ऐसा नहीं है कि हम फिक्स कर लिए हैं 60 से 90, ऐसे 30-30 प्रश्नों को करके पूरा व्याख्यात्मक आपको हल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और यही प्रयास करेंगे कि अगर आपने कहीं पढ़ा है तो भी ठीक है, नहीं पढ़ा है तब भी क्या है, हम इस चैप्टर के माध्यम से आपको गुप्त और गुप्तोत्तर काल के जितने प्रश्न हैं, जितने प्रश्न बन सकते हैं या बनते हैं या बने हैं, हम उसको क्या करेंगे, आपको सॉल्व करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन को देखा जाता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न है आपके सामने बोर्ड पे, जरा ध्यान से पढ़िए। क्या है? गुप्त वंश ने, बीच में डैश डैश है, अवधि में शासन किया था। पहला है 319 से 500, दूसरा है 319 से 324, तीसरा है 325 से 375, और लास्ट ऑप्शन है हमारा 566 से 597। जरा बताइए कौन सा सही होगा इसका? प्रश्न दिख रहा होगा बोर्ड पे बढ़िया से आपके सामने। अगर प्रश्न दिखने में कोई दिक्कत बताइए। चलिए, तो बताइए कौन सा सही होगा। ऑप्शन कर दिया होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो। देखिए, फिलहाल इसका जो आंसर सही है वो तो मैं आपको बता दे रहा हूं। ये सही, 319 से 500 ईस्वी। यानी अगर हम मोटे तौर पर देखें तो गुप्तों का जो साम्राज्य था वो तीसरी शताब्दी से लेकर के 6वीं शताब्दी के बीच में लगभग 300 साल का इनका हम शासन कह सकते हैं। 319 से 500 बीच। क्या यहीं से शुरुआत हुई थी? नहीं, यहां से शुरुआत बिल्कुल नहीं हुई थी। इससे पहले इनकी शुरुआत हो चुकी थी गुप्त की। क्योंकि ये आपको पता है कि ये कुषाण के ही सामंत थे गुप्त। तो उन्हीं के सामंतों में से एक था जिसका नाम था श्रीगुप्त। क्या नाम था इसका? श्रीगुप्त। यही इसका संस्थापक था। इसका संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त क्या था? इसका संस्थापक था। लेकिन श्रीगुप्त और इसके बाद आते हैं घटोत्कच। ये दो शासक ऐसे आए इस वंश के जिन्होंने शासन सामंत के रूप में किया। ये अपने आप को कभी शासक नहीं बताए, इन्होंने शासक की शासन किया, सामंत के रूप किया। यानी ये शासक के रूप में शासन नहीं किए थे। अब बात आती है तो इसका वास्तविक संस्थापक कौन था इस वंश का? तो इस वंश का यानी चंद्रगुप्त मौर्य का, सॉरी सॉरी क्या नाम है, इसका था चंद्रगुप्त फर्स्ट। ये इस गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। ये वास्तविक संस्थापक था। और ये 319 में गद्दी पर बैठता है। 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और गुप्त संवत चालू करता है।
यानी एक नया कैलेंडर ये भी जारी करता है। गुप्त संवत, जैसे शक संवत जारी हुआ था, विक्रम संवत जारी, उसी प्रकार से एक नया संवत गुप्त संवत ये जारी करता है। इसीलिए मैंने लिखा 319 से 500 ईस्वी के बीच में। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से जो पहले प्रश्न का आंसर था वो हमारा वो सही है, और ये हमारा ये सही है। ठीक है, और इसने एक उपाधि धारण की थी महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। इस प्रश्न में आप इतनी एडिशनल बातें जान के रखिए आंसर के साथ में। संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। और उसके बाद कौन आया? घटोत्कच। उसके बाद कौन वास्तविक संस्थापक था? चंद्रगुप्त प्रथम। यानी गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। इसने कब गद्दी पर बैठा? 319, और गुप्त संवत जारी किया। ये क्या है? ये महाराजा अधिराज की उपाधि धारण किया था। इन दोनों ने क्या था? सामंत के रूप में शासन किया था। यानी अपने आप को ये शासक नहीं, ये हमेशा ये कुषाण वंश को अपना राजा बता रहे, उनके सामंत के रूप में शासन किया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस प्रकार से पहले प्रश्न का जो हमारा आंसर था वो सही है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेघों का संपादन किया था? पुष्पमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपका दिमाग तो आ ही चुका होगा, क्योंकि इसकी चर्चा अगर आप पिछला लेक्चर देखेंगे तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा था कि पुष्पमित्र शुंग ने 2 किया था, लेकिन प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेघ यज्ञ और 1 वाजपेय यज्ञ किया था। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो इसका आंसर सही क्या है? प्रवरसेन। देखिए मैंने आपको बताया था कि एक वंश था सातवाहन। जब सातवाहनों का विनाश हो गया तो उसके स्थान पर वाकाटक आ गए थे। वाकाटक आ गए थे, और वाकाटकों का जब विनाश हो गया तो उसके स्थान पर चालुक्य आ गए थे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि इस वंश का जो संस्थापक था वो बिंद शक्ति था। कौन था? बिंद शक्ति। और इस वंश का एक शासक था जिसका नाम था, इनका बिंद शक्ति का बेटा था जिसका नाम था प्रवरसेन। ये वास्तविक संस्थापक था, ये वास्तविक और प्रतापी था। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसने क्या किए थे? 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ये वास्तविक संस्थापक था। और कुछ इसके बारे में जानते? इसका बेटा था रुद्रसेन। इसका बेटा क्या था? रुद्रसेन। रुद्रसेन ने प्रभावती से विवाह किया था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। किसकी बेटी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। इसको ध्यान रखिए। यानी वाकाटक वंश और इसके बीच में अच्छे संबंध थे। वाकाटक। ठीक है, चलिए आगे आगे हम बता ही देंगे। ठीक है, अब ऐसे सुन लीजिए कि रुद्रसेन ने प्रभावती से विवाह किया था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। और जब इनकी बेटी थी तो यानी सोची भाई वाकाटक वंश वाले इनके दामाद हो गए, तो इन दोनों के बीच अच्छे संबंध थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को, अशोक महान को, या समुद्रगुप्त को? बताइए भैया, किसको कहा जाता है भारत का नेपोलियन? देखिए, पहला शासक तो आपको पता है कि इसका श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। पहला शासक श्रीगुप्त। फिर घटोत्कच। फिर चंद्रगुप्त प्रथम। फिर आता है समुद्रगुप्त। इसी पर रुक जाइए, इन 4 को तो याद रखिए।
चंद्रगुप्त का बेटा था समुद्रगुप्त, और इसी को बीएन स्मिथ ने कहा था भारत का नेपोलियन। क्या बोला था? भारत का नेपोलियन। किसने? बीएन स्मिथ ने भारत का नेपोलियन बोला, क्योंकि इसने उत्तर भारत के सारे राजाओं को हराया। नेपोलियन, ने नेपोलियन लियन है भाई। क्यों बोला? क्योंकि इसने क्या किया था, उत्तर भारत के सारे राजाओं को हराया, और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हरा करके एक एक कहते हैं कि एक अपना एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। तो इसीलिए बीएन स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका क्या सही था? भारत का नेपोलियन किसको? समुद्रगुप्त को। ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं नेक्स्ट। फिर वही प्रश्न है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आंसर तो आपको पता ही चल गया, समुद्रगुप्त। तो अब इसमें कुछ समुद्रगुप्त बारे में कुछ और बातें हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जो मौर्य बार आ रहा है, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ था लिच्छवी राजकुमारी से। लिच्छवी राजकुमारी से हुआ था। और उनका बेटा था समुद्रगुप्त। अच्छा, तो समुद्रगुप्त अपने आप को लिच्छवी लिच्छवी दौहित्र कहता था। लिच्छवी दौहित्र कहता था, यानी लिच्छवियों का नाती बताता था भी भाई, नाती तो था ही लिच्छवियों का। अच्छा, उसके बाद इसके मैंने पिछले क्यों नेपोलियन कहा गया, मैंने चाहता था पिछले भी लेक्चर करता था। इसने उत्तर भारत के सारे राज्यों को जीत लिया। उत्तर भारत के सारे राज्यों को जीत लिया। आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं, हम भी शॉर्टकट में लिखेंगे। और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता। कितने? 12 राज्यों को जीता। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको तो अपने साम्राज्य में, उत्तर भारत वाले को तो अपने साम्राज्य में मिला लिया, लेकिन दक्षिण भारत वालों को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया और यहां से टैक्स वसूला। और कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा तीनों तीनों समुद्रों से पानी पीता था। समुद्रगुप्त का घोड़ा तीनों समुद्रों से पानी पे, यानी इधर अरब सागर से भी, इधर बंगाल की खाड़ी से भी, और इधर हिंद महासागर से। इधर वाले को इसने जीता और क्या अपने राज्य में लाया, इधर वाले को जीता लेकिन उनको माफ किया और कहा भैया हम लोग को टैक्स दो। इधर कितने राज्य थे? 12 राज्य थे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये क्या है, हमारा इस प्रश्न का जो आंसर सही है वो हमारा है समुद्रगुप्त, जो कि आप पहले से जान रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? बताइए, किसका एक अन्य नाम देवगुप्त था? देखिए, बताइए किसका था? समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, या कुमारगुप्त का, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जरा बताइए किसका था भाई? हाँ बोलिए भाई, किसका था? देवगुप्त किसका नाम था? कुछ बता सकते हैं देवगुप्त किसका नाम था? ये था चंद्रगुप्त द्वितीय का। गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका एक अन्य नाम देवगुप्त था। ये इस देवगुप्त था,
चंद्रगुप्त द्वितीय अपने भाई की हत्या करता है क्योंकि वो अयोग्य था, शकों से लड़ नहीं पा रहा था, और चंद्रगुप्त मौर्य उसकी हत्या कर देता है और उसकी पत्नी से विवाह कर लेता है। और ये सबसे प्रतापी राजा था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका एक अन्य नाम क्या था, देवगुप्त भी था। इसने उपाधि लिया था परम भागवत की। इसने उपाधि लिया था किसकी, परम भागवत की। यानी एक बात तो समझ में आ गया होगा कि जो गुप्त वंश के शासक थे ये वैष्णव धर्म को मानते थे। परम भागवत की उसने उपाधि लिया था, लेकिन इनसे पहले समुद्रगुप्त ले चुका था परम भागवत की उपाधि। तो क्वेश्चन नंबर 5 को 6 देखिए, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि लिया था, तो आप क्या करिएगा, समुद्रगुप्त मारिएगा। क्या करिएगा, समुद्रगुप्त मारिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी लिया था, लेकिन कह रहा है कि जिसने परम भागवत की प्रथम, तो प्रथम में समुद्रगुप्त आएगा, क्योंकि आपको आपको पता है कि क्रम हमारा वही है। पहले क्या है, श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त, और फिर रामगुप्त, और रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी समुद्रगुप्त के दो बेटे थे, एक था रामगुप्त और एक था देवगुप्त। देवगुप्त को ही चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से इसका क्या है, ये सही हो गया। और बाकी तो हम आप लोग जान चुके हैं कि समुद्रगुप्त कई उपाधियां थी, जरा बताओ तो। एक तो तभी लिख दिया परम भागवत, एक उपाधि परम भागवत, दूसरी भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, और कोई उपाधि बताइए, और कोई बताइए जरा तो, बताइए और कोई उपाधि, धरणी बंध, धरणी बंध, ठीक है धरणी बंध, और कोई उपाधि, कविराज, और कोई उपाधि, लिच्छवी दहित्र, अभी आप इस वक्त पढ़ ही चुके हैं फिलहाल, लिच्छवी दौहित्र, ये भी आप जान ही चुके हैं। और कोई उपाधि, विक्रमांक। इतनी उपाधियां थी किसके पास, समुद्रगुप्त के पास। भारत परम भागवत बिल्कुल सही, परम भागवत बिल्कुल सही। भारत का नेपोलियन, तो इसको तो बीएन स्मिथ ने कहा था, बीएन स्मिथ, उनकी पुस्तक थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। धरणीबंध का क्या मतलब है, पूरी पृथ्वी को जीतने वाला। ठीक है, पूरी पृथ्वी को जीतने वाला, बहुत सही। कविराज क्यों कहा गया इनको, क्योंकि इसने क्या किया था, कृष्ण चरित्र रचना की थी, किसकी, कृष्ण चरित्र की। लिच्छवी दैत्य क्यों कहा गया, ये तो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि ये सचमुच लिच्छवियों का नाती था। इनकी माता लिच्छवी की राजकुमारी थी। ठीक है, तो इतनी उपाधियां थी, इनको आप कहीं एक बार नोट कर लीजिएगा, कई बार सुन लीजिएगा। आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो ये तो फिर रिपीट क्वेश्चन है, जिसका आंसर क्या है, सॉरी, समुद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के दो बेटे थे, एक का नाम था रामगुप्त जो कि अयोग्य था, रामगुप्त जो कि अयोग्य था। इनकी हत्या इनका भाई करता है, जिसका नाम था देवगुप्त, देवगुप्त। और देवगुप्त को ही हम लोग क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बस इनको याद रखिएगा। जैसे चंद्रगुप्त में दो इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिएगा, एक चंद्रगुप्त मौर्य, और गुप्त वंश की जैसे आएगी चंद्रगुप्त द्वितीय। बाकी बहुत लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, लेकिन हमें क्या, इसी को ध्यान रखना है। आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8, हाँ इसको ध्यान से देखिएगा। इलाहाबाद स्तंभ, इलाहाबाद स्तंभ
अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध है? जरा आप बताइए। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध है? महापद्म नंद से, चंद्रगुप्त मौर्य से, अशोक से या समुद्रगुप्त से? बताइए किससे है? इलाहाबाद, देखिए अगर हम बात करते हैं इलाहाबाद अभिलेख, किसकी? इलाहाबाद अभिलेख। इलाहाबाद अभिलेख तो पहली बात तो ये कहाँ था? पहले कौशाम्बी में था। ये पहले मूलतः कौशाम्बी में था। अकबर ने इसको प्रयागराज ले आया। अकबर क्या इसको प्रयागराज ले आता है और इसका संबंध अशोक से है। अगर अशोक में बात की जाए तो उसकी पत्नी रानी कारुवाकी से संबंधित है, इसीलिए इसको रानी का भी अभिलेख कहा जाता है, जिसमें रानी के द्वारा दिए गए दान की चर्चा, इसे क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख। उसके बाद इसमें समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन है। समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन है और जिसको लिखा है, जिसको हम लोग प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति मतलब क्या होता है? प्रशंसा। और इनके दरबारी कवि थे समुद्र के, जिसको लिखा है उन्होंने हरिसेन है। क्या नाम है उनका? हरिसेन। इन्होंने लिखा है। इसमें समुद्रगुप्त की क्या है? विजय की चर्चा है। इसके बाद इसी का संबंध जहांगीर से भी है। कुछ क्या है यहाँ, जहांगीर के भी लिखे हुए हैं और इसी में बीरबल की भी चर्चा है। आप समझ गए होंगे भैया कि इसका संबंध कहाँ कहाँ से है। तो ऑप्शन तो में तो दो दिख रहा है मुझे, इसका ये भी सही है और इसका ये भी सही है। ठीक है। अब अगर कोई नॉर्मल एग्जाम होता तो आप समुद्रगुप्त मार सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि ये पीछे जैसे एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं तो विवाद का कारण बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए और ध्यान से देखिएगा। जो प्रयाग प्रशस्ति ये संस्कृत भाषा में, प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। इसको भी आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये संस्कृत भाषा में है। ठीक है, तो इस सबको ध्यान रखिएगा। इसी को रानी का एक ही है, उस पे क्या है? रानी का भी है। उस यानी रानी क्या, यानी अशोक से संबंधित है। उसी पर क्या है? समुद्रगुप्त की विजय है। उसी पर क्या है? जहांगीर का भी है। और उसी पर क्या है? हमारा बीरबल का भी उल्लेख है। और ध्यान रखिएगा ये मूलतः कहाँ था? कौशाम्बी में था। चलिए दोस्तों, हम इसको देख चुके हैं। आइए हम आपको थोड़ा सा इमेज के माध्यम से दिखाते हैं, अगर होगा तो। ये आपको स्लाइड दिख रही होगी बढ़िया सी। अभी जो आपने पढ़ा इसको एक हल्का सा रिवीजन कर लीजिए। इसके संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। इनका टाइम 275 एडी है, यानी ईस्वी है। तो इससे कोई मतलब नहीं आपको। आपको ध्यान रखना है ये मेन संस्थापक जिसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। और उसके बाद फिर आता है भारत का नेपोलियन। कौन है? समुद्रगुप्त। आप पढ़ चुके हैं। बीएन स्मिथ, अभी आपने कुछ देर पहले हमने आपको बताया था, ने अपनी पुस्तक द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था। ये चीजें हो चुकी थी। इसके जो अन्य नाम थे अभी मैंने बताया था, लिच्छवी दौहित्र। बिल्कुल सही, ये लिच्छवी दौहित्र था। यानी क्या है? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का पुत्र होने के कारण। और इसको भी आप बिल्कुल बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये पूछा जा चुका है। पृथ्वी प्रथम वीरा, इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसने पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी ना हो। इसको ही समुद्रगुप्त पर कहा जाता है। बाकी आप देख लीजिए
इसको समुद्रगुप्त का जो सिक्का है इस पे इसको बीड़ा वादक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये इसकी कला का प्रमाण है। फिलहाल हम जहां देख रहे थे, अब बात आती है प्रयाग प्रशस्ति की। प्रयाग प्रशस्ति पर देख लीजिए, इसी पर क्या है, अशोक का भी है। अशोक का रानी का अभिलेख भी इसी कहा जाता है, यानी रानी का अभिलेख भी इसी कहा जाता है, यानी कारुवाकी का भी इसी पर था, जिसमें उनके दान की चर्चा है और बौद्ध संघ में मतभेद ना हो उसके निर्देश दिए गए। समुद्रगुप्त की जो विजय है इसको हरिसेन ने लिखा, इसकी चर्चा है, और मुगल साहब जहांगीर इनकी भी चर्चा है। आप ध्यान से देखिए, संस्कृत भाषा में है ये, और इसको लिखा किसने है, हरिसेन ने। और अगर हम बात करते हैं तो इसे क्या है, कौशाम्बी से इलाहाबाद लाया गया था। चलिए, तो इस प्रकार से इसका है जो हम आपको बता रहे थे वो सही है। आगे के जो प्रश्न आएंगे हम उनको देखते चलेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो इस प्रकार से ये हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं इलाहाबाद का अशोक स्तंभ लेख किसके शासन के बारे में सूचना देता है। अब देखिए, चूंकि यहाँ ना अशोक है, इस प्रश्न में ना अशोक है और ना जहांगीर है, तो आप सीधा सीधा समुद्रगुप्त के बारे में इसको मार दीजिए। ठीक है, यही सही है, समुद्रगुप्त। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न को। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है। मैंने कहा था कि प्रयाग प्रशस्ति, अगर ये बात करूं मैं प्रयाग प्रशस्ति की, तो ये तो हरिसेन की रचना है, यानी प्रयाग प्रशस्ति ये तो हरिसेन की है, और इसमें समुद्रगुप्त की जो सैन्य अभियान है उसकी चर्चा है, जो कि ये तो संस्कृत भाषा में है। इस भाषा में, संस्कृत भाषा में है, और इसी को हम लोग रानी, इसी पर क्या है, रानी का भी अभिलेख है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, जो कि अशोक से संबंधित है। बस इतनी बातें आप इसके बारे में जानते रहिए, बाकी प्रश्न हम लोग कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं भाई। प्रयाग प्रशस्ति हो चुका है। अब हम समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक को, तो कौशल के शासक का क्या नाम था, बताइए क्या नाम था कौशल के शासक को। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति ये अभी आपने पढ़ा, ये कई बार पूछा जा चुका है, तो इसकी रचना तो हरिसेन ने किया है, ये आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। किसने किया, हरिसेन ने किया। इसमें क्या है, समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन है, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। अच्छा, इसमें इसमें यह बताया गया है कि उत्तर भारत के सारे राज्यों को इसने जीत लिया, और दक्षिण भारत के भी दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता इसने, इसको अपने राज्य में शामिल कर लिया। उत्तर भारत को क्या किया इसने, अपने राज्य में शामिल कर लिया, और दक्षिण भारत को, क्योंकि दक्षिण भारत में शासन करना आसान नहीं था इसलिए शामिल नहीं किया, लेकिन यहां से इसने टैक्स वसूला। ठीक है, यहां से इसने क्या किया, टैक्स वसूला। तो आइए आपको हम दिखाते हैं। तो कुछ राजा हैं, दक्षिण भारत जो अभियान था वहां पास इन्हें एक नीति अपनाई थी, मोक्ष अनुग्रह नीति, यानी उसको जीतता था, मुक्त करता था, और हमारी कहता था हमारी कृपा आप पर है, लेकिन हमको आप क्या करिए, टैक्स दीजिए। यानी देखिए, जो इधर का हिस्सा आपको दिख रहा होगा, यानी ये हिस्सा जो मैं आपको कलर कर रहा हूं, यहाँ से देखिए ये हिस्सा, इधर के 12 राज्यों को इसने हराया और कहा कि भैया आप लोग को हम जीत चुके हैं आपके राज्य को, लेकिन आपके राज्य को हम वापस कर देते हैं, लेकिन हमारी कृपा है आप पर कि आपको आपके राज्य को हम वापस कर दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा हम आपके राज्य को अपने राज्य में शामिल नहीं करेंगे, आप लोग जैसे शासन करते
थे वैसे करिए, लेकिन हमको टैक्स देते रहिएगा। और अगर बात करें उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत के सारे राज्यों को जीत करके गुप्त साम्राज्य में उसने मिला लिया था। यानी उसका घोड़ा इधर का भी पानी पी रहा था, इधर का भी पानी पी रहा था, और इधर का भी पानी पी रहा था। इसीलिए कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा तीनों समुद्रों का पानी पीता था। और उन्हीं में कुछ राज्य हैं जिनके बड़ा फेमस है। जैसे धनंजय किसके थे? तो कुस्त कुस्तलपुर के थे। धनंजय कुस्तलपुर के थे। नीलराज किससे थे? अवमुक्त के थे। उग्रसेन, उग्रसेन का याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है उग्रसेन। ये क्या थे? पालक्का के थे। और विष्णुगोप ये कहाँ के थे? कांची के। विष्णुगोप कांची, विष्णुगोप कांची, विष्णुगोप कांची, और उग्रसेन पलक्का। अब उसी में आता है कि उत्तर भारत में एक राजा राजा जो उत्तर भारत का एक राज्य था जिसका नाम था कोसल। और उनका राजा कौन था? महेंद्र। कोसल का राजा कौन था? महेंद्र। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये जो जो वर्णन मिल रहा है, ये हमारे प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आगे देखते हैं भाई। बाकी हम लोग जैसे भी आता रहेगा हम आपको दिखाते रहेंगे चीजों को। तो कौशल शासक का क्या नाम था? महेंद्र। आगे बढ़ते हैं दोस्त। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का, या दारा शिकोह का? मैंने कहा था कि इसमें तीन वंशज एक साथ चल रहे थे। पहला मौर्य काल का भी था प्रयाग प्रशस्ति में। दूसरा गुप्त काल में समुद्रगुप्त का है ही। तीसरा हमारा ये मुगल काल का है। और मुगल काल में हमारा कौन सा है? जहांगीर। एक ही ऑप्शन हमारा सही है, जिसका नाम क्या है? जहांगीर। तो इसका ध्यान रखिएगा, जहांगीर। चलिए, जहांगीर हो गया दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र यानी लिच्छवियों के नाती के रूप में संदर्भित किया गया है? तो कई बार हो चुका है कि भैया जो कि समुद्रगुप्त था वो चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी का की संतान था। इसीलिए क्या है और इसीलिए वो अपने आप को लिच्छवी दौहित्र कहता था, यानी लिच्छवियों का नाती अपने आप को बताता था, जिसका नाम क्या था? समुद्रगुप्त। ठीक है। चलिए, तो अरे ये बेटा था, मैं बता दूं भाई। देखिए, पहले आया करो। ये क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम। और इनकी माता इनकी पत्नी थी लिच्छवी राजकुमारी। लिच्छवी राजकुमारी कौन थी? भाड़ में जाए, कुमार देवी थी फिलहाल। लिच्छवी राजकुमारी थी। इन दोनों का बेटा था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त तो अपने आप को लिच्छवी का नाती तो बोल ही सकता है भाई। भाई नाती तो हुआ, लिच्छवियों का नाती था। कौन था? समुद्रगुप्त। आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ देर पहले में आया था, पृथिव्या प्रथम वीरा की उपाधि समुद्रगुप्त, राजेंद्र प्रथम, या अमोघवर्ष, या गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है। अब तो इसको मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि पृथ्व्या प्रथम वीरा यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी ना हो, पृथ्वी का प्रथम वीर। अगर मैं एक लाइन में लिखना चाहूं, इसका मतलब क्या है? पृथ्वी का प्रथम वीर। इसका क्या मतलब है? पृथ्वी का प्रथम वीर। पृथ्वी का प्रथम वीर यानी इसका सीधा सीधा मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी ना हो। ना हो।
ठीक है, तो ये तो कहा जाता है किसको, समुद्रगुप्त को। चलिए भाई, ये हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, देखिए क्या होगा आंसर सही। वाह, ये क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया टाइप की हो भाई, बस दिखना चाहिए बोर्ड पे बढ़िया। चलिए, दिख रहा है भाई, मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। चलिए, पढ़ने मारा है। अब मुझे तारा पर बोर्ड पर नहीं पता। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, क्या ये सही है? सही उत्तर चुनना है। उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की। वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। अगर मैं बात करता हूं हरिसेन की, तो हरिसेन तो बिल्कुल सही है कि हरिसेन समुद्रगुप्त, हरिसेन क्या था भैया, समुद्रगुप्त के दरबार का दरबारी कवि था, जिसकी रचना कौन सी थी, प्रयाग प्रशस्ति। तो ये दोनों तो बिल्कुल सही है। प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में है, ये भी बिल्कुल सही है। और इसमें चंद्रगुप्त, सॉरी, इसमें समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन है, ये भी सही है। समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन इसने किया, ये भी सही है। चलिए, ये दो बात तो बिल्कुल सही है, यानी ये कर, लेकिन उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। अगर मैं बात करता हूं देवी चंद्रगुप्तम की, देवी चंद्रगुप्तम, अगर मैं बात करता हूं देवी चंद्रगुप्तम की, तो ये तो विशाख दत्त की रचना है। किसकी है, विशाख दत्त की रचना है। किसकी है, विशाख दत्त की ये रचना है। और इसमें ही विशाख दत्त बताता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय और उनकी पत्नी देवी, मैं देवी लिख रहा हूं, इन दोनों ने मिल करके देवी अपने पति रामगुप्त की हत्या कर देती है, यानी हत्या करवा देती है। ये दोनों भाई भाई थे, और ये क्या करती है, अपने पति की हत्या करवा देती है। उसके बाद ये शासक बन जाता है, और ये दोनों शादी कर लेते हैं। इसकी चर्चा है, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर देता है, और रामगुप्त की पत्नी देवी से विवाह कर लेता है, और ये राजा खुद बन जाता है। समझ रहे हैं? इसीलिए सेफ रहें, सतर्क रहें, खतरा पल पल पे। अब देखिए, ये कुछ देर पहले मैंने आपको इसीलिए बता रहा था कि जिसमें मैंने बताया था प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें आपको मैंने बताया था कि प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिण भारत के 12 राज्यों की चर्चा है। समुद्रगुप्त क्या करता है, दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीत लेता है, और उनको अपने राज्य में शामिल नहीं करता है, और कहता है, जय भैया, मैं आपको आपको मुक्त करता हूं, लेकिन आप हम लोग को आप हमको टैक्स देते रहिएगा। दक्षिण भारत के 12 राज्य ऐसे थे जिन्होंने ये स्वीकार किया, और वो क्या करते थे, समुद्रगुप्त यानी गुप्त वंश को टैक्स दिया करते थे। तो अब बात आती, उनमें से कुछ राज्यों के नाम हम आपको पहले बताए थे। ठीक है, जैसे आपको बताया था धनंजय। धनंजय आपको कई बार मैंने बताया था कि धनंजय का संबंध किससे था, कुस्त कुस्तलपुर से। अब धनंजय का किससे संबंध था, कुस्तलपुर से। कई बार हम आपको बता रहे थे कि कांची कांची का संबंध किससे था, नीलराज से, उग्रसेन से। नीलराज से था कि उग्रसेन से था, तो देख कांची का संबंध किससे था, बताइए। अब अब बात आता है पलक्का की। पलक्का और कांची, मैंने कहा था दो, बिल्कुल याद रखिएगा।
बताइए कौन सा है, बताइए बिल्कुल भाई, किससे था संबंध? धनंजय का संबंध तो बिल्कुल था कुस्तपाल से, लेकिन अभी कुछ देर पहले हम पढ़ाए थे, जरा बताओ नीलराज का संबंध किसने था? धनंजय कुस्तलपुर, ठीक है। नीलराज का संबंध किससे था? अवमुक्त से था। ये मैंने आपको नहीं बताया था शायद, तो ठीक है, लेकिन इन दोनों को मैंने बताया था। कांची और पलक्का मैंने याद कराया था। अब बताओ उग्रसेन का संबंध किससे था? उग्रसेन का संबंध किससे था? उग्रसेन का संबंध था पालक्का से। और विष्णु गोप का संबंध किससे था? कांची से। ध्यान रखिएगा, धनंजय कुस्तलपुर, धनंजय कुस्तलपुर, धनंजय कुस्तलपुर, याद रहेगा। नीलराज, नीलराज हो गए अवमुक्त, यानी मुक्त कर दिया गया था इनको, नीलराज अवमुक्त। उग्रसेन क्या है? पालक। और विष्णुगोप का संबंध किससे था? कांची से था। तो इस प्रकार से इसका हमें लगता है कि ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, और सी का फोर्थ, और डी का फर्स्ट। 2 1 4, सॉरी, डी का सेकंड आएगा। 2 1 4 2, आगे देखते हैं। 2 1 4 2, तो इसका क्या है? सी सही है। फिर इसको हम अगली बार कहीं फिर रिपीट मार देंगे बस। जो जो आपको लगता है नहीं याद हो रहा है या नहीं होगा, हम आपको फिर रिपीट करा देंगे, बस याद करना हमारी जिम्मेदारी है। चलिए, दिल्ली की कुबुतुल उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली की कुबुतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? अशोक के, चंद्र के, हर्ष के, या अनंगपाल के? जरा आप बताइए भैया, किसके संपर्क में? तो अगर मैं बात करता हूं तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय के, इनकी स्मृति में। देखिए, दिल्ली में कुतुल इस्लाम मस्जिद है, उसके प्रांगण में, प्रांगण में है। और अगर बात करें तो वर्तमान मेहरौली है, यानी दिल्ली में है ये मेहरौली, जो कि दिल्ली में है, यहीं पास है। अच्छा, कुछ और इसके बारे में? अगर मेहरौली में, इसके बारे में कुछ और? ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। और इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि ये क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य विष्णु का उपासक है। चंद्रगुप्त मौर्य क्या है? विष्णु का उपासक है। तो दिल्ली वाला जो कुबुतुल उल इस्लाम मस्जिद में है, वो क्या है? उसके प्रांगण में है, वो क्या है? मेहरौली है। और मेहरौली की बात करते हैं तो ये लौह स्तंभ किससे? चंद्रगुप्त का वर्णन है इसमें, और इनका संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है, और विष्णु का उपासक इसमें इनको दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं आपको फिगर दिखाता हूं इसका, इससे भी शायद आपको समझने में मदद मिले। जरा एक बार आप फिर से देख लो। धनंजय कुस्तलपुर, नीलराज अवमुक्त, उग्रसेन पलक्का, और विष्णुगोप कांची, विष्णुगोप कांची, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये आपके सामने लौह स्तंभ का रहस्य, जो कि क्या है? मेहरौली में है, यानी दिल्ली में है। दिख रहा होगा बोर्ड क्या? ये क्या है? मेहरौली यानी दिल्ली में। स्थान क्या है? कुबत उल इस्लाम मस्जिद का प्रांगण है। कुबत अल इस्लाम मस्जिद का क्या है? ये प्रांगण है, और दिल्ली में कुतुब मीनार के पास है। इसमें क्या है? चंद्र नामक एक राजा की बात कही गई है, और जिसमें क्या है?
जिसमें क्या है, उसकी उपलब्धियों का वर्णन है। और इसका संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से लगाते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य से। महत्व, अच्छा, इसमें जो चंद्र नामक का जो राजा है, उसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की। यह गुप्तकालीन धातु विज्ञान का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, यही है। चलिए आगे देखते हैं भाई हम लोग। चलिए ठीक है, हम आपको जैसे होगा दिखा देंगे। तो 17 हो चुका था, अब हम क्वेश्चन 18 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन 18 बड़ा आसान है। कह रहा है को किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसी ने अपने भाई रामगुप्त को मारा था। इसने क्या किया था? अपने भाई रामगुप्त की हत्या किया था। और इसके बाद ये क्या करता है? चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनता है। और ये क्या है? ये शकों का समूल नाश कर देता है। अगर इसकी उपलब्धियों की बात करें तो शकों का समूल नाश कर देता है, मतलब शक को पूरी तरीके से समाप्त कर देता है। ये क्या है? ये शकों से लड़ ही नहीं पा रहा था, ये पहली बात अयोग्य था। ये शकों से नहीं लड़ पा रहा था, ये क्या था? अयोग्य था। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है, शायद 19 पे चलते हैं। चलिए, कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? भैया ये बड़ा डेंजर, ये अगर बात करें गुप्त साम्राज्य की, ये बहुत विचलित हुए थे। सबसे पहली बार हुड़ों ने क्या किया था? समुद्रगुप्त पर आक्रमण किया था। इस पे समुद्रगुप्त, सॉरी, स्कंदगुप्त पे। स्कंदगुप्त पे क्या किया था? इसने आक्रमण किया हुड़ों ने, और स्कंद को दौड़ा दौड़ा के मारा। स्कंदगुप्त के समय में आक्रमण हुआ था। और स्कंदगुप्त क्या करता है? हुड़ों को बहुत बुरी तरीके से हराता है। बुरी तरीके से क्या करता है भाई? पराजित कर देता है। अच्छा, जब पराजित कर दिया तो क्या हुआ? जब स्कंदगुप्त की डेथ हो जाती है तो उसके बाद के जो राजा हैं वो अयोग्य हो जाते हैं। और यही क्या है? इनके विनाश का कारणों में से एक कारण हुड़ों का आक्रमण भी बन जाता है। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं भाई। हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में, स्कंद गुप्त के शासन में, या बुद्ध गुप्त के शासनकाल में? जरा बताइए भाई, किसके सामने? तो ये क्या था? स्कंद गुप्त के शासनकाल। देखिए, मैं बता रहा हूं भाई, देखिए जो स्कंद गुप्त था, स्कंद गुप्त जब तक था स्कंद गुप्त, तब तक तो हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन जब उसके बाद उसके अयोग्य उत्तराधिकारी आए, अयोग्य उत्तराधिकारी आ गए, तो हुणों ने क्या किया था? हुणों ने पश्चिमोत्तर पे ज्यादातर भागों पर कब्जा कर लिया। पश्चिमोत्तर यानी आप समझ रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये वाला पश्चिमोत्तर पर क्या किया इन्होंने? कब्जा कर लिया। कई क्षेत्र इसके कब्जे में आ गए थे। पश्चिमोत्तर पर कब्जा कर लिया था। ध्यान दीजिएगा, यही जिसका सही सही आंसर क्या है? स्कंदगुप्त के शासन काल में हुड़ों ने प्रथम बार आक्रमण किया था। क्योंकि आपको
जरा अगर इनका क्रम पूछा जाए, क्रम देखा जाए तो सबसे पहले तो गुप्त काल में आता है श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद आता है घटोत्कच, घटोत्कच के बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद फिर आता है समुद्रगुप्त जो सबसे प्रतापित है। समुद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त के बाद आता है उनके दो बेटे, एक था रामगुप्त, एक था चंद्रगुप्त। रामगुप्त की हत्या कर देता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद आता है अस्कंदगुप्त। अस्कंदगुप्त तो चीजें ठीक थी, उसके बाद फिर क्या है, अयोग्य उत्तराधिकारी आ जाते हैं और अंत में क्या है, यही इनके विनाश का कारण बन जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो भाई ध्यान रखने का, हुड़ों का आक्रमण किसके शासनकाल में, तो अस्कंदगुप्त के कारण में हुआ था। उसके बाद फिर अस्कंदगुप्त के बाद क्या है, अयोग्य उत्तराधिकारी है। जब अयोग्य उत्तराधिकारी है तो शासन को संभाल नहीं पाए सही से, हुड़ों का आक्रमण बढ़ता गया और उसी के बाद में पश्चिमोत्तर के ज्यादातर उत्तर पश्चिम के ज्यादातर भागों पर हुड़ों ने क्या किया, कब्जा कर लिया था। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुड़ों पर विजय प्राप्त की थी, तो उसका नाम था अस्कंदगुप्त। ठीक है, अब बात करते हैं कुमारगुप्त की। तो कुमारगुप्त प्रथम की, तो इनका संबंध नालंदा से आता है। किससे आता है, इनका संबंध नालंदा से आता है। और नालंदा में आपको क्या था, महायान की शिक्षा दी जाती थी। यानी आप समझ गए कि इसके बाद इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म अपना लिया, यानी युद्ध नीति कहीं ना कहीं त्याग दिया होगा। यहाँ क्या था, महायान की से। और भानुगुप्त का आपको एरंड अभिलेख मिलेगा। क्या छोड़ते हैं अभी, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था, बार बार वही क्वेश्चन है, अस्कंदगुप्त। आगे देखते हैं भाई, इनमें से किस गुप्त शासकों ने हुड़ों को पराजित किया था, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त या अस्कंदगुप्त। क्या है, देखिए वही प्रश्न रिपीट है, अस्कंदगुप्त ने। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि अस्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था। इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, किससे ज्ञात होता है। तो एक है भीतरी स्तंभ लेख। ठीक है, ये कहां पास है, भीतरी स्तंभ, यूपी में। यूपी में अगर कहां पास, तो गाजीपुर में। यूपी में है और गाजीपुर में। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर से ज्ञात होता है अस्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था। आगे देखते भाई, बाकी जैसे जैसे आएगा हम आपको बताते चलेंगे। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारणों में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। हुड़ों का आक्रमण, हाँ बिल्कुल सही। स्कंदगुप्त के बाद तक ठीक था, बाकी जब हुड़ आक्रमण शुरू हो गया था तो ये साम्राज्य बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था, गुप्त साम्राज्य। प्रशासन का सामंती ढांचा, हाँ भैया खूब दान बांटे थे जिससे सामंत काफी अमीर हो गए, तो अमीर हो गए तो इनको ही छोड़ने लगे। भूमि दान करना इनके लिए काफी दिक्कत का सामना, ये सामंतों को जमीन देते थे, जैसे जैसे सामंतों की जमीन बढ़ने लगी, कई सामंतों ने मिलकर के विद्रोह कर दिया या गुप्त साम्राज्य से अलग हो गए। उत्तर उत्तर गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, हाँ भैया आपको पता है कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था जिसमें बौद्ध धर्म के महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। तो स्वाभाविक है अगर बौद्ध धर्म अपनाएगा तो युद्ध नीति को त्यागना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं क्या है, अगर युद्ध, राजा के लिए युद्ध अनिवार्य होता है, अगर नहीं लड़ेगा तो उसको कोई ना कोई राजा आक्रमण कर जाएगा। तो ये भी सही। अरब आक्रमण, नहीं नहीं भैया, अरब आक्रमण की बात करते हैं तो ये 712 का टाइम है, पहली बार जब होता मोहम्मद बिन कासिम आ रहा है 712 ईस्वी का। ये तो बाकी, क्योंकि बात करते गुप्त काल की तो इनका टाइम तीसरी से लेकर के 6वीं शताब्दी के बीच में। अभी 319 मैंने आपको बताया था, 319 से 550 आप देख सकते हैं। ये तो 712 भी काफी बात करती, ये नहीं है कारण, यानी डी इसका सही हो, डी इसका क्या है सही, ये नहीं सही होगा, ये नहीं सही होगा, ये नहीं सही होगा, ये क्या है, डी सही हो जाएगा इसका। चलिए, शक विजेता किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय। मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है, क्योंकि
इनका भाई था रामगुप्त, और रामगुप्त क्या था, अयोग्य था, शकों से लड़ नहीं पा रहा था, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, शकों का समूल नाश कर देता है। ठीक है, शकों का क्या करता है ये, समूल नाश कर देता है। आगे क्वेश्चन नंबर 26 हो चुका है, क्वेश्चन 27 देखिए। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था भैया? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने क्या किया था, रजत यानी चांदी के सिक्के जारी किया था। रजत यानी क्या किया था, चांदी के सिक्के जारी किया था। और किसके उपलक्ष्य में? शकों को जब हराया था, शक विजय के उपलक्ष्य में किया था। अच्छा, चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? रुपया कहा जाता था। ठीक है, चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रुपया कहा जाता था। सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ये बात चल रही गुप्त साम्राज्य की। चलिए आगे देखिए भाई, हो चुका ये क्वेश्चन, तो किसने चला था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर खत्म है क्या भाई? 28। ये क्वेश्चन जरा पढ़ लीजिए आप ध्यान से तो। बस लास्ट है, वीडियो छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल लास्ट चल रहा है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। हाँ बिल्कुल भैया, जब चंद्रगुप्त द्वितीय शकों का समूल नाश किया था तो उसने रजत मुद्राएं चलाई, यानी चांदी की मुद्राएं चलाई थी। शक विजय के उपलक्ष्य में इसने क्या किया था? चांदी की मुद्रा चलाया था। और चांदी की मुद्रा को क्या कहता था? रुपया कहा जाता था। चलिए ये तो बात सही है, पहला सही है भाई। इन मुद्राओं की तौल लगभग 22-33 ग्रेन हुआ करती थी। हाँ सही है, इन मुद्राओं की 33 हुआ करती थी। इस प्रकार क्या इसका एक और दो दोनों सही है, इसको भी ध्यान रखिएगा आपको। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे? बताइए किसके प्रचलित किए थे, जरा बताइए भैया किसके प्रचलित किए थे? क्वेश्चन नंबर 29 है, अभी कुछ देर पहले पढ़ा आपने, चांदी के। शक विजय के उपलक्ष्य में इसने चांदी को उपलब्ध किए थे, और इन्हीं को चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रूपयक। क्या कहा जाता था? रूपयक। रूपयक, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। सोने की मुद्रा को उस टाइम पे दिनार कहा जाता था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था फायान, जिसकी रचना क्या है? फो क्यू की। अब भाई इनकी रचनाएं अजीब है, हम कुछ नहीं कर सकते। फायान की रचना कौन सी थी? फो क्यू की। फायान क्या था? चीनी यात्री था। हाँ सही बात है, मीठा मीठा आदमी था। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इस प्रकार से हम 30 प्रश्न आपके लिए लेकर आए थे। इसके बाद भी प्रश्न है लेकिन हम सॉल्व नहीं कराएंगे। 30 प्रश्न हम लेकर आए थे, और 30 प्रश्नों को हमने सॉल्व करा दिया। इसके बाद की जो क्लासें हम आपको कल करा देंगे, क्योंकि 30 प्रश्न ही सही है। और इन क्वेश्चनों को बार बार देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, प्रश्न यहीं से आते हैं, कहीं ना घूम फिरा के इधर उधर करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकता है। लेकिन प्रश्न अगर प्रश्न करते रहेंगे तो प्रश्न के करने के आइडिया से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इसीलिए हर बड़ा टीचर, छोटा टीचर सब कहता है कि आप घटनाचक्र जरूर सॉल्व करें, क्योंकि क्या है यहाँ प्रश्नों का एक, जितने प्रश्न जहां जहां पूछे गए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, सबका निचोड़ है, यानी विशेषकर सिविल सर्विसेज का। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में एक इसके बाद के प्रश्न के साथ। क्वेश्चन नंबर 30 से हम क्वेश्चन नंबर 60 को लाने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, हमें तब तक विदा दीजिए। और आप लोग से छोटा सा निवेदन है कि मेरे चैनल को जो जो वीडियो आप देखते हैं
अगर इसको थोड़ा सा आप क्या करिए, अपने किसी मित्र, किसी ग्रुप में शेयर कर सकिए तो करिए, जिससे क्या हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। फिलहाल हम अपनी मेहनत जारी रखेंगे, उसमें कोई कोताही नहीं करेंगे। मुझे विशेष उन चीज़ों से मतलब नहीं है कि व्यूज आए या व्यूज ना आए। अगर हाँ, अगर आते हैं तो मुझे और अच्छी बात है, और नहीं आते हैं तो इसका मतलब हमें और क्या है, सुधार करने की जरूरत है, जिसको हम लगातार करते रहेंगे। हम अपनी मेहनत जारी रखेंगे, परिणाम कुछ भी हो। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।